हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। तो हम यहाँ पर एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने यहाँ पर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की, ठीक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की और बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की कि इन्होंने एटम को मतलब इन्होंने क्या बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। फिर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वैलेंसी के बारे में। तो आगे इसी को ही हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। अच्छा, आपको ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनका मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है तो वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, जो कि प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना कम होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होने की वजह से इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, लेकिन अगर हम एटम के मास की बात करते हैं तो एटम का जो मास होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे है -1 चार्ज और प्रोटॉन पर है +1 चार्ज। और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल नेचर के, यानी कि उन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन के मास की, चार्ज की, ये सारी वैल्यूज आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। चलो, फिर हमने यहाँ पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा, फिर नील बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के एटम के मास के बारे में बात की कि एटम का मास कैसे निकालेंगे। एटम के जो प्रोटॉन्स है प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो एटम का मास आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाता है। जो हमारे पास जो एटम है उसके पास क्या होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, जो हमने किस में पढ़े थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े थे। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जिसे हम शेल्स कहते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। और इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। लेकिन इसके भी क्या है, कुछ रूल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा। तो एक फॉर्मूला है 2n², ये बताता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? चलो, फिर हमने बात की थी बच्चों वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी है क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी अगर हम कहें कि वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया है, लूज किया गया है या गेन किया गया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसी को ही वैलेंसी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर हीलियम और नियॉन को देखें तो ये हीलियम 2 पर ही सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। और नियॉन के आउटर शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम ऑक्टेट भी कहते हैं। और इसे हम ड्यूप्लेट, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। यहाँ पर है क्या, ये जो इनका आउटर शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, ठीक है, और उसकी वैलेंसी होगी 0। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम है या 8 से ज्यादा है, ठीक है, 8 से ज्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है, अक्सर ऐसा होगा 8 से कम ही होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे कैसे कंप्लीट करते हैं वही हम यहाँ पर देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। हमने बात की जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लास्ट शेल पर है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो ये क्या करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है। ये 3 ऑप्शन है इसके पास। इन तीनों में से जो करेक्ट है इसके लिए वो इसे चूज करना है। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के आउटर शेल पर है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम के आउटर शेल पर है 1 इलेक्ट्रॉन,
सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो होता है कुछ ऐसा 2,8,1। इसके आउटर शेल पर है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, है ना। अगर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 किसी से ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, या तो ये ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा ये करेगा नहीं। कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, देखो प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूट्रल है सोडियम। ठीक है, अभी तो न्यूट्रल स्पीशी है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? बैलेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और लेकर के आते हैं बाहर से, जैसे हमने कहा कि 7 इलेक्ट्रॉन और डालते हैं इस पर, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। अब उतने प्रोटॉन इतने सारे और एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये वाला मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाने वाला मेथड। क्लियर है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस। अब इसके बाद दूसरा मेथड क्या है कि ये शेयर कर ले, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, शेयर करेगा, तो देखो शेयर करेगा तो एक ही तो शेयर कर पाएगा, है ना। किसी दूसरे से भी एक ही लेगा तो इसके पास टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो भी क्या है? कम ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो शेयरिंग वाला मामला भी यहाँ पर काम में नहीं आएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि ये क्या कर ले? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, लॉस कर ले, किसी को दे दे, किसी को डोनेट कर दे। तो ये क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को दे देगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, हो जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा अब इसका आउटर शेल। अब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा मतलब है ये वाला शेल ही खत्म हो जाएगा, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये शेल किस काम का? तो ये वाला इसका आउटर शेल होगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, यानी कि यहाँ पर ऑक्टेट क्या है इसका? कंप्लीट है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे, लूज करे या गेन करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो केवल एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा? लूज करा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, किसी को डोनेट किया है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में। तो वैसे ही आप मैग्नीशियम का भी देख सकते हो। जैसे मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर शेल पर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करे? किसी 6 इलेक्ट्रॉन ले ले क्या? तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही कैसे किसी से ले सकता है? देखो, ले भी लेगा किसी से, लेकिन अपने शेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सेम एल्यूमिनियम के केस में ऐसा होगा। देखो, 3 इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन और कैसे ये लेगा? तो क्या कर पाएगा ये? सॉरी, 5 और चाहिए इसको, 4 नहीं 5 और चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसको 5 चाहिए, इसको 6 चाहिए और इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है बहुत ज्यादा है, और इनमें पॉजिटिव चार्ज तो कितना है? जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही है। ठीक है, इस वजह से इनका पॉजिटिव चार्ज इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये किसी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि गेन नहीं होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या करेंगे? देखो, शेयर भी नहीं कर पाएंगे। शेयर करने से भी देखो, अगर ये शेयर करता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये शेयर करता है तो 4 बनेंगे, ये शेयर करता है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 8 तो तभी भी नहीं बन रहा है, तो शेयरिंग वाला भी यहाँ पर नहीं चलेगा। ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकते हैं। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इसका आउटर शेल बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सोडियम की वैलेंसी है 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी है 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी है 3। ठीक है, समझ में आया वैलेंसी क्या है? क्लियर? चलो, अच्छा, ये तो हमने बात की जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? किसी को दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। अब कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन भी तो होगा। जैसे देखो, फ्लोरीन के आउटर शेल पर है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। तो इसके लिए तो काफी इजी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लेगा? ले लेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी आ जाएगी 1। ठीक है, वही ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर शेल पे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो वैलेंसी हो गई 2।
यानी कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ले करके ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे वही वैलेंसी हो जाएगी, या जितने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे करके लॉस करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे वो भी वैलेंसी होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे वही वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अच्छा, सिंपल यहाँ पर तो समझ में आ गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी काम करता है, जैसे 8 माइनस 7, 8 माइनस 6, तो इसकी वैलेंसी आ गई 1, इसकी वैलेंसी आ गई 2। ठीक है, चलो फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, बट इट इज इजियर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन लेना क्या है इसके लिए आसान है। देखो अगर ये शेयर करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तब तो ये 14 हो जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, हमें तो 8 चाहिए, तो शेयर ये करेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अगर हम कहें कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, फिर ये वाला शेल हो जाएगा खत्म, ये वाला बन जाएगा इसका आउटर शेल, और इसमें तो 2 है, डुप्लेट में ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल हो सकता है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स है, इतने सारे प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये और ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी तो है नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, केवल गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 माइनस 7 करके इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो, लेकिन अच्छा अब हमने सारे ऑप्शंस तो देख लिए हैं ना, लूज करके कैसे बनता है, गेन करके कैसे, शेयर करके देखते हैं। शेयर करके कैसे होता है, अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं, तो ये होता है कार्बन कुछ कुछ ऐसा। ये है इसका के शेल, के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये है इसका दूसरा शेल। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास है। अब देखो इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें कार्बन का, ठीक है, तो ये होगा 2,4, यानी कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेकिन अब इसके पास भी प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता किसी को, क्योंकि प्रोटॉन बहुत टाइटली होल्ड करके रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या कर ले ये कि 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले, तो बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा, देखो अगर माना बात ये 4 इलेक्ट्रॉन और किसी से लेता है, ठीक है, तो इतने ज्यादा प्रोटॉन इसके पास है नहीं जो इतने सारे और 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए। अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे प्रोटॉन्स तो क्या होगा, रिपेल करेंगे और अनस्टेबल हो जाएगा हमारा एटम। ठीक है, अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे प्रोटॉन, तो इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वन एंड ओनली ऑप्शन बचता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का। अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या बन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेंगे और 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पर होती है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यहाँ पर। क्लियर? चलो, इतना आपको ध्यान में रखना है। कैसे ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, बाय शेयरिंग। क्लियर है इतना? चलिए तो नोट कीजिए इतना। चलिए, तो अब क्लियर हो गया कि वैलेंसी कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ने किसी भी एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लूज करे हैं, शेयर करे हैं,
या गेन करें, किस लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वही क्या हो जाएगी? वैलेंसी। बाकी वैलेंस शेल समझ में आ गया। ये जो आउटर शेल होता है वो होता है वैलेंस शेल। उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में 4 है, तो इसका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। लेकिन वैलेंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, वैलेंसी कितनी है? 4 है। क्लियर है? तो देखो हमने यहाँ पर ये टेबल देखी थी ना वैलेंसी वाली, तो अगर आप यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है, आप इसको ऐसे ऑर्डर में भी याद रख सकते हो। देखो वैलेंसी 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4, इसकी 3 और 5 होती है 2 1 0, इस तरीके से। तो याद भी कर सकते हो, यानी कि ऑर्डर याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी इतना याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सीख लिया है कि वैलेंसी निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें वैलेंसी निकालनी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, जो कि है एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, अच्छा जो एटॉमिक नंबर है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, Z यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मान लो कोई एटम है और कहा गया है इसमें है 12 प्रोटॉन, तो आप क्या कहेंगे? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर भी 12 ही है। अगर किसी में है 17 प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। अगर किसी में है 33 प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर भी 33 है। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर। या जो एटॉमिक नंबर दिया है, मान लो कुछ एलिमेंट दिए हैं, किसी का एटॉमिक नंबर है 6, किसी का एटॉमिक नंबर है 7, किसी का है 12, किसी का है 15, किसी का है 112, किसी का है 28। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? इतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं जितने प्रोटॉन है वही क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, चलो क्लियर है। ये हमने उस टेबल में भी देख लिया था जो वैलेंसी वाली टेबल थी। ठीक है, चलो अगला, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी एलिमेंट के जो जितने भी एटम होंगे किसी एक एलिमेंट के, ठीक है, उन सभी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ठीक है, सिर्फ एटॉमिक नंबर कहा जा रहा है, मास नंबर नहीं कहा जा रहा। देखो दो चीजें होती है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एक एलिमेंट के सारे एटम के एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होंगे यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, तभी तो मास नंबर चेंज होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? मास नंबर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में। ठीक है, चल जैसे हाइड्रोजन एटम देखो, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 1। कार्बन एटम में अगर आप काउंट करो प्रोटॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? यहाँ पे लिखा है ना 6 प्रोटॉन, तो यहाँ पे दिख 4 रहे हैं लेकिन है 6। ठीक है, यहाँ पे अब कंप्लीटली बनाए हुए नहीं है या पीछे की तरफ को है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मेंशन किया हुआ है 6 प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पर देखो, एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉजेस। ठीक है, एलिमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उस पर होंगे। जैसे Z अगर 1 है, Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z अगर 1 है फॉर हाइड्रोजन ओनली 1 प्रोटॉन, Z अगर 6 है तो कार्बन कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। ठीक है, तो ध्यान रखना है Z और प्रोटॉन दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर? Z यानी कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए इतना आप नोट कीजिए बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से 2000 प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम होता है, यानी कि 2000 गुना आप लगा सकते हो कितना ज्यादा कम होता है। इसीलिए उसके मास को नेग्लेक्ट किया जाता है, और एटम का जो भी मास बनता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वही क्या बनाते हैं, मास नंबर। ठीक है, मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। अगला, बीइंग प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पर रहते हैं तो इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। और ये बाहर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं? अंदर पर रहते हैं ना, ऐसे कोर पर रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। ठीक है, और यही पूरा मास बनाते हैं। ठीक है, और इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम का जो मास है वो कहाँ पर होता है? इसके न्यूक्लियस में रिजाइड करता है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलो, तो जैसे कार्बन का मास है 12 बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो जैसे कार्बन की बात करें, इसका मास 12 क्यों है? क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, चलो अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास 27 है, क्यों? क्योंकि इसके पास है 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलो, in the notation for an atom the atomic number, mass number and symbol of an element are written as। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल कैसे लिखा जाता है? देखो, पहले इसको थोड़ा समझो फिर इसे देखेंगे। कोई भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है ए। ठीक है, कोई एलिमेंट है ए, या ए मान लो, या कोई एलिमेंट एक्स है। ठीक है, चलो, कोई एलिमेंट एक्स है। अब इसका एटॉमिक नंबर कहाँ पर लिखा जाएगा? अब इस एक्स को मान लो कार्बन है, ये कार्बन। ठीक है, कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है सी। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर हमने कहा कि हमेशा हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा नीचे इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में, और मास नंबर लिखा जाएगा ऊपर इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट में। ठीक है, मास नंबर के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है ए, और एटॉमिक नंबर के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है जेड। ठीक है, ध्यान रखना है इतना। तो चलो कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इस तरीके से यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। और कार्बन का जो मास नंबर है वो होता है 12। क्यों होता है 12? वो हमने अभी बात की कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो वही एटॉमिक मास नंबर होगा। क्लियर हो गया इतना? समझ में आया? तो ये है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, ये जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का लिखा हुआ है इधर इधर लिख लो, ये जैसे एल्यूमिनियम का लिखा हुआ है ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं लिखना है कि हमने बिल्कुल इसे अपोजिट ही कर लिया, ए हम नीचे लिख रहे और जेड ऊपर लिख रहे, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है, जो भी एलिमेंट ई है, मान लो कोई एलिमेंट ई है, हमेशा उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से, और मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, काफी इजी है, बस आपको कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेकर के नहीं रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एलिमेंट का सिंबल है एक्स, यहाँ पर आएगा इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। जैसे नाइट्रोजन का है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है इतना? चलो, अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना कि साइड कौन सी लिखनी है, आप इधर साइड लिखो, आप इधर साइड लिखो। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया, या एक यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया, आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे, मास नंबर हमेशा ऊपर। ठीक है,
चलो नोट करो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमने बात की थी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नेक्स्ट है हमारे पास A, यानी कि मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। अच्छा, अगर हमें न्यूट्रॉन दिया गया हो तो न्यूट्रॉन की हेल्प से हम प्रोटॉन और मास नंबर दिया हो तो आसानी से प्रोटॉन निकाल सकते हैं। आसानी से अगर हमें मास नंबर और प्रोटॉन दिया है तो आसानी से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स। कोई एलिमेंट एक्स है, ये रहा एलिमेंट एक्स, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमें लिखना है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? चलो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखना है। कंटेन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 15 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और 16 न्यूट्रॉन्स है। 15 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैसा न्यूट्रल ही एलिमेंट होगा, है ना। ऐसा तो दिया नहीं गया कि कैटायन है या एनायन है, तो न्यूट्रल ही होगा। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर है 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 15 इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है Z, यानी कि एटॉमिक मास के। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कितने दिए गए हैं? न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं 16। तो मास नंबर कैसे निकालेंगे? मास नंबर इज इक्वल्स टू, क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 15 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं दिए हुए? 16 इज इक्वल्स टू 31। क्लियर? तो 31, तो मास नंबर कितना आ गया? 31। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो वो होगा कुछ ऐसा, देखो एटॉमिक नंबर है 16 और मास नंबर है 31। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। चलिए क्लियर है? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? Z, यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा देखो हमने पढ़ा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के बराबर होते हैं, यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा था, किसी भी न्यूट्रल एटम में इन एन इन अ न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि सिंपल से हमने यहाँ पर बात क्या कही कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन कहां पर? किसी न्यूट्रल एटम में, जहां पर एटम क्या हो? न्यूट्रल हो। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है उस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो। जैसे अगर हम किसी एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो ये बन जाता है एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी, जिसको हम कैटायन कहते हैं। और यहीं अगर हम इस पर एक नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं तो ये बन जाएगी एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी। ठीक है, तो देखो ये है इसका न्यूट्रल, ये है इसका कैटायन और ये है इसका एनायन। अच्छा, न्यूट्रल जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है उसे कहा जाता है एनायन। तो इसे कहा जाता है कैटायन और इसे कहा जाता है एनायन। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? तो याद आप आसानी से रख सकते हो, एनायन को आप याद रख लो, कैटायन अपने आप याद रहेगा। जैसे एनायन को आप कहो अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। देखो
एन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड और आयन तो है ही, तो अननेगेटिवली चार्ज्ड आयन उसे कहा जाएगा एन आयन। तो एन आयन अगर आपको याद है तो कैटायन आप समझ जाओगे कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। वैसे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इलेक्ट्रोड्स पढ़ते हो, कैथोड एनोड, तो वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिलहाल इतना ही आपको समझना है। अब ये न्यूट्रल स्पीशी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोटॉन के बराबर और एटॉमिक नंबर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है, ना ही ये चार्ज्ड है, ना ही पॉजिटिवली चार्ज है, ना ही नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्लियर है? चलो एक बार देखो आप इसे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी से कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।